हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी वाला में। आज हम सभी ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये 6 की एनसीईआरटी है, इसकी एक सीरीज हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम में अगर बैठेंगे तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़े रहें तो आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यूपीएससी देने जाएं, आप स्टेट पीसीएस देने जाएं, आप एसएससी की कोई भी एग्ज़ाम, किसी भी स्टेट की कोई भी एग्ज़ाम देने जाएं, आपको एनसीईआरटी अगर पढ़ी हुई है, आपका कंसेप्ट अगर क्लियर है, आपका बेसिक अगर क्लियर है, तो आपको और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आज हम सभी एनसीईआरटी 6 की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, उसकी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऐसे ही हम आगे आने वाले दिनों में हिस्ट्री की भी सीरीज स्टार्ट करेंगे, पॉलिटी की भी स्टार्ट करेंगे और अन्य भी जो सब्जेक्ट हैं उसकी भी एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। तो आइए हम सभी स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी की सीरीज। सबसे पहला चैप्टर ज्योग्राफी का जो है 6 की एनसीईआरटी का, वो है सौरमंडल में पृथ्वी। आप सभी जानते हैं कि सौरमंडल में सूर्य के अतिरिक्त जो 8 ग्रह, उन 8 ग्रहों के उपग्रह और क्षुद्र ग्रह, ये सब को मिलाकर हम एक सौरमंडल कहते हैं। सूर्य हमारे इस सौरमंडल का मुखिया कहा जाता है और हमारी पृथ्वी जो है, ऐसा बताया जाता है कि हमारे सौरमंडल में सबसे अनोखा ग्रह जो है वो हमारी पृथ्वी है। तो आइए हम देखते हैं कि सौरमंडल में हमारी पृथ्वी का क्या स्थान है, किस प्रकार से हमारी पृथ्वी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम टेक्स्ट को पढ़ेंगे और जो इम्पोर्टेंट लगेगा वो आप लोग को समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1-2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। तो जब सूर्यास्त के बाद जब हम छत पर जाते हैं तो देखते हैं कि आसमान में 1 तारे हैं, 2 तारे हैं, 3 तारे हैं, 4 तारे हैं। इसी तरह धीरे धीरे जब रात बढ़ने लगती है तो तारों की संख्या और ज़्यादा होने लगती है। चमकते बिंदु जो हैं वो और ज़्यादा होने लगते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं सकते। शुरुआत में तो आप उनको गिन सकते हैं, लेकिन बाद में आप उनकी गणना नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीली होते हैं, कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। ऐसे में कुछ टिमटिमाटे प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट का चंद्रमा के समान चमकते हैं। तो आप देखते हैं कि कोई ज़्यादा चमक रहा है, कोई कम चमक रहा है, कोई इसमें बड़ा है, कोई छोटा है, कोई चंद्रमा की तरह चमक रहा है। तो आप ये देखते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। वह अलग अलग समय में अलग अलग, उसका आकार अलग अलग होता है। महीने में हर दिन उसका आकार बदलता रहता है। अलग अलग समय पर चंद्रमा का आकार अलग अलग होता है और इसकी स्थितियां अलग अलग होती हैं। आप पूरे चंद्रग्रहण को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। आप ये जानते हैं कि एक बार पूरे चंद्रग्रहण जो है 1 महीने में एक बार होता है। यह पूरे चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा कहलाती है। जब पूरे चंद्रग्रहण होता है तो उस रात को हम पूर्णिमा कहते हैं। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। यह नए चंद्रमा की रात या अमावस्या होती है। ऐसी रात को अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अधिकतर तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं।
सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया सबसे पहले यहाँ पे कि सूर्य, ये देखिए, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उनको क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। तो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात में चमकदार प्रतीत होती हैं, आसमान में जो चमकती हैं, उनको क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। तो आप खगोलीय पिंड की परिभाषा, कोई आपसे पूछे खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, तो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उन्हें क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। अर्थात हमारी पृथ्वी, सूर्य, जो भी तारे चमकते हैं, चंद्रमा, ये सभी क्या है? एक खगोलीय पिंड है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के होते हैं, जैसे आपका सूर्य हो गया, और गर्म भी होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश होते हैं, जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में ये ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। तो आपका यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, क्या? तारे की परिभाषा क्या है? तो कुछ खगोलीय पिंड जिनका आकार क्या होता है? बड़ा होता है। यानी कि तारे क्या होते हैं? आकार में बड़े होते हैं। तारे होने के लिए क्या क्या पैरामीटर होना चाहिए? आकार में बड़े होना चाहिए। ये किससे बने होते हैं? ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी क्या होती है? अपनी ऊष्मा होती है, अपना प्रकाश होता है, और जिसको ये बड़ी मात्रा में क्या होते हैं? उत्सर्जित करते हैं। उसको क्या कहते हैं? हम तारा कहते हैं। यानी कि सूर्य हमारा क्या है? सूर्य के पास आकार कितना है? सूर्य का आकार बहुत बड़ा है। इतना बड़ा है कि यदि हम उसको खोखला करके उसमें पृथ्वी को भरना चाहें तो उसमें 13 लाख, हमारी पृथ्वी की तरह 13 लाख पृथ्वियाँ समा जाएंगी। इतना बड़ा आकार है सूर्य का। और ये किससे बना है? गैस से बना है, हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। इसके पास अपनी ऊष्मा है, अपना प्रकाश है, और ये ऊष्मा उत्सर्जित भी करता है। ऊष्मा उत्सर्जित करता है तभी हमको ऊष्मा मिलती है। इसलिए हमारा सूर्य क्या है? तारा है। तो तारे की परिभाषा क्या हो गई? ऐसे खगोलीय पिंड जो आकार में बड़े हों, जो गैसों से बने हों, जिनके पास अपनी ऊष्मा हो, अपना प्रकाश हो, उसको क्या कहते हैं? हम तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। तो हम सभी तारे की परिभाषा को अब जान गए हैं। अब आगे देखते हैं कि आगे एनसीईआरटी में क्या कहा गया है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। रात के समय जो तारे दिखाई देते हैं वो क्या है? वो सब तारे ही हैं, वो सब सूर्य के समान है, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूरी पर हैं, इसलिए हमें क्या होते हैं? छोटे दिखाई देते हैं, और हमें ऊष्मा या प्रकाश महसूस, उनका ऊष्मा और उनका प्रकाश हम महसूस नहीं कर पाते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा, कुछ दूरी से देखने पर हमें सभी वस्तुएं छोटी दिखाई देती हैं। आप अगर एक आदमी को अपने पास से देखते हैं और दूर से देखते हैं तो पता चलता है कि वो आदमी छोटा दिखाई देने लगता है। दूर अगर जाता है, जैसे जैसे वो कोई वस्तु दूर जाने लगती है वो छोटी दिखाई देने लगती है, और जैसे जैसे पास आती है वो वस्तु हमें बड़ी दिखाई देती है। ऊंचाई में भी यही कॉन्सेप्ट है। जैसे जैसे कोई जहाज जितना ऊंचा जाता है उतना छोटा दिखाई देता है, जितना नीचे आता है उतना बड़ा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। तो तारों की जो विशेष आकृतियाँ, तारे जो मिलकर एक विशेष आकृति जो बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। नक्षत्र मंडल क्या होता है? तारों के द्वारा बनाई गई एक विशेष आकृति को हम क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। आर्सा मेजर, बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। तो यहाँ पे कुछ नक्षत्र मंडल के नाम दिए गए हैं। आर्सा मेजर जैसे हो गया, बिग बियर हो गया, बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल। सप्तऋषि, सप्तऋषि का नाम आप सभी ने सुना होगा। यह 7 तारों का एक समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। सप्तऋषि क्या है? यह 7 तारों का एक समूह है जो किसका भाग है? अर्सा मेजर का एक भाग है। तो अर्सा मेजर का यह भाग है। चित्र 10.1.1 में आप सप्तऋषि और ध्रुव तारे को देखते हैं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तर तारा उत्तर दिशा की उत्तरी तारा किस दिशा को बताता है? उत्तर दिशा को बताता है। आप सब यह जानते हैं कि ध्रुव तारे की एक पहचान होती है कि वह उत्तर दिशा में, हमेशा उत्तर दिशा में निकलता है।
तो ध्रुव तारे के हिसाब से हम लोग किसका पहचान कर लेते थे, उत्तर की दिशा का, और उस हिसाब से हम लोग दक्षिण, पूरब, पश्चिम हर दिशा की पहचान कर लेते थे। यहाँ देखिए लिखा है कि आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए तो उसके आगे काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो वह ध्रुव तारे की ओर इंगित करता है। यानी कि सप्तऋषि तारा जिस दिशा में रहता है, संकेतक तारा आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा उससे आगे खींची जाए तो हमेशा सप्तऋषि के बाद कौन सा तारा आएगा, ध्रुव तारा आएगा। कुछ खगोलीय पिंड को अपने प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। अब देखिए यहाँ पे ग्रह की परिभाषा बताया गया है कि कुछ खगोलीय पिंड का अपना प्रकाश नहीं होता है, अपनी ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। तो ग्रह की परिभाषा यहाँ लिखी हुई है, साफ साफ ग्रह की परिभाषा लिखी हुई है कि कुछ खगोलीय पिंड जिनके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, अपनी ऊष्मा भी नहीं होती है, वो किसके प्रकाश से चमकते हैं, वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड को हम क्या कहते हैं, ऐसे पिंड को हम ग्रह कहते हैं। ग्रह अंग्रेजी शब्द किससे बना हुआ है, प्लेनेट से बना हुआ है। ग्रीक भाषा, अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं ग्रह को, ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है, यानी कि प्लेनेट जो है वो ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। यानी कि पृथ्वी ग्रह की परिभाषा में हम एक और फैक्ट ऐड कर सकते हैं कि ऐसे खगोलीय पिंड जो किसी तारे का चक्कर लगाते हैं, जिनके पास अपनी प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है और अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा किससे प्राप्त करती है, सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। यानी कि सूर्य सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी पर, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। पृथ्वी के बहुत अधिक दूरी से चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। अब देखिए यहाँ पे ग्रह का एक हमारे सौरमंडल का एक फिगर दिखाया गया है, जिसमें देखा गया है कि सबसे केंद्र में हमारा सूर्य है, उसके बाद सबसे नज़दीक का जो ग्रह है वो बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, फिर मंगल है, उसके बाद एक क्षुद्र ग्रहों की पट्टी है जो किसके किसके मध्य में है, बृहस्पति और मंगल ग्रह के मध्य में एक क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है। उसके बाद बृहस्पति है, फिर शनि है, उसके बाद यूरेनस है, उसके बाद नेपच्यून है। यहाँ पे ग्रहों के बारे में कुछ फैक्ट भी दिए गए हैं कि बुध सूर्य के चारों ओर परिक्रमण कितने दिन में करता है, 88 दिन में सूर्य के चारों ओर परिक्रमण पूरा कर लेता है। अपने अक्ष पर 59 दिन में घूमता है, यानी कि 59 डेज में यह अपने अक्ष पर घूम लेता है। उसके बाद शुक्र का दिया हुआ है, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में इसको 255 दिन लगते हैं और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में इसको कितना दिन लगता है, 243 दिन। ऐसा एक फैक्ट दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे एक फैक्ट दिया हुआ है, आंतरिक ग्रह किसको कहते हैं, तो सूर्य के बहुत नज़दीक होते हैं और ये चट्टानों से बने होते हैं। तो इसका आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं, सूर्य के सबसे नज़दीक होते हैं और ये किससे बने होते हैं, ये चट्टानों से बने हुए होते हैं। तो कितने आंतरिक ग्रह हैं, कुल 4 आंतरिक ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इनको हम क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह कहते हैं। ये किससे बने हुए हैं, ये सूर्य के दूरी में सूर्य से क्या है, नज़दीक में है, और किससे बने हुए हैं, चट्टानों से बने हुए हैं। और एक होते हैं बाह्य ग्रह, ये सूर्य से बहुत दूर होते हैं और किसके बने होते हैं, और आकार में बड़े होते हैं और गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। तो बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है और नेपच्यून है। यानी कि 4 ग्रह आंतरिक हैं और 4 ग्रह बाह्य हैं। तो आइए हम एक एक करके हर ग्रहों के बारे में जानते हैं और उनको देखने का प्रयास करते हैं। सौरमंडल, सबसे पहले देखते हैं सौरमंडल। मैंने आपको पहले ही बताया, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड से मिलकर सौरमंडल का निर्माण होता है। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया कौन है, सूर्य है। तो आइए हम सूर्य को सबसे पहले देखते हैं। सूर्य सौरमंडल के, हमारे सौरमंडल जो है उसके केंद्र में कौन है, सूर्य है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। आकार में यह बहुत बड़ा है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर हम सूर्य को खोखला करके उसमें अपनी पृथ्वी को भरना चाहें तो हमारी
पृथ्वी जैसी 13 लाख पृथ्वियाँ उसमें आ जाएंगी। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूर्य कितना बड़ा है। इसका खिंचाव बल इसमें सौरमंडल को बांधे रखता है, यानी कि इसमें इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है, इसका आकार इतना बड़ा है कि इसका गुरुत्वाकर्षण बल भी इतना ज़्यादा है, जो सौरमंडल के अन्य ग्रहों को इससे बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, यानी कि हमारे सौरमंडल में प्रकाश का और ऊष्मा का जो एकमात्र स्रोत है वो सूर्य है, सिर्फ और सिर्फ सूर्य है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। अब आइए हम देखते हैं ग्रह। तो सबसे पहले हम बताए हैं कि हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। ग्रह की परिभाषा क्या होती है ये भी हम आपको बता दिए। अब सूर्य से दूरी के अनुसार जो ग्रह है, यानी कि सूर्य से सबसे नज़दीक जो ग्रह है वो है बुध है, उसके बाद सूर्य है, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ऐसे ही दूरी के क्रम में आते हैं। सूर्य से उनकी दूरी के क्रम में अंग्रेजी में ग्रहों का नाम याद रखने का एक आसान तरीका है, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। तो सूर्य के जो सभी 8 ग्रह हैं वो एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, और वो निश्चित पथ कैसा है, उसका आकार कैसा है? उसका आकार दीर्घवृत्ताकार है, और इस निश्चित पथ को हम क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है, यानी कि सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? बुध है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन का समय लगता है, यानी कि सूर्य की सबसे पहले चक्कर कौन लगाता, सबसे कम दिनों में चक्कर कौन लगाता है? सूर्य का सबसे कम दिनों में चक्कर बुध ग्रह लगाता है, जो कितने दिन में लगाता है? 88 दिनों में लगाता है। सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, यानी कि जो शुक्र है, बुध के बाद जो ग्रह है शुक्र, उसको पृथ्वी का जुड़वा बहन माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था। अभी तक 2008-6 से पहले हमारे ग्रहों की संख्या 9 थी, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन अपनी बैठक 2006 में यह निर्णय लिया गया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड प्लूटो के समान बौने ग्रह कहे जा सकते हैं, यानी कि उसको बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह, यानी कि दूरी के हिसाब से पृथ्वी का क्रम क्या आता है? तीसरा आता है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, और भूमध्य रेखा के पास थोड़ी क्या हुई है? उठी हुई है। यही कारण है कि इसके किस आकार का? भूआभ, मतलब जियोइड शेप का कहा जाता है। भूआभ का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आता है, मतलब ये पूरी तरीके से गोल नहीं है। इसका आकार जो है वो एक अलग प्रकार का आकार है, जिसको हम कहते हैं भूआभ, मतलब जियोइड शेप का है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु की उपस्थिति है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। हमारा पृथ्वी, आप लोग को ये फैक्ट पता होगा कि हमारा पृथ्वी जो है वो गोल्डीलॉक्स जोन में स्थित है। तो गोल्डीलॉक्स जोन वह होता है जहाँ जीवन की संभावनाएं अधिक होती हैं। तो हमारी पृथ्वी पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां उपस्थित हैं। हमारी पृथ्वी पर ना तो अधिक गर्म है, ना तो अधिक ठंडी है। यहाँ पानी भी है, यहाँ वायु भी है, हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। यानी कि सबसे अद्भुत ग्रह कौन है सौरमंडल का? हमारी पृथ्वी है, जिस पर हम रहते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, यानी कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी किस तरह दिखाई देती है? नीले रंग की, क्योंकि इसका 2/3 सतह पानी से ढका हुआ है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? नीला ग्रह भी कहते हैं। क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। रोचक तत्व देख लेते हैं। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि कोई भी भारतीय चंद्रमा पर गया है कि नहीं। यानी कि ये मालूम करने के लिए कह रहा है कि कोई भी भारतीय चंद्रमा की सतह पर गया है कि नहीं। तो आपको पता होगा कि हमारे देश से कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, राकेश शर्मा,
ये लोग चंद्रमा की सतह पर जा चुके हैं। चंद्रमा, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। उपग्रह चंद्रमा, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास के केवल 1/4 है, यानी कि चंद्रमा हमारी पृथ्वी का 1/4 आकार में 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यानी कि यह बड़ा इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि ये सबसे नज़दीक है। यह हमसे 3,84,000 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी और सूर्य चंद्रमा की दूरियों की तुलना करें तो देखें, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? 15,96,00,000 किलोमीटर। और चंद्रमा की दूरी कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर। तो आप देख सकते हैं कि सूरज हमसे कितना दूर है और चंद्रमा हमसे कितना नज़दीक है। अब यहाँ पे उपग्रह की परिभाषा दी हुई है। उपग्रह एक ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यानी कि उपग्रह क्या होते हैं? जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हुए सूर्य का भी चक्कर लगाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। और मानव निर्मित उपग्रह यह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए गए हैं जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अब देखिए, चंद्रमा पृथ्वी का क्या है? उपग्रह है। यानी कि ये पृथ्वी का चक्कर लगाता हुआ है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। यानी कि 27 दिन में ये पृथ्वी का भी चक्कर लगाता है और 27 दिन में अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से ही चंद्रमा केवल एक ही भाग दिखाई देता है। यानी कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का कितना भाग देख पाते हैं? एक ही भाग देख पाते हैं। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। यानी कि चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत हैं, मैदान हैं, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। यानी कि जो छाया बनता है, जो गड्ढे दिखाई देते हैं, वो किसका गड्ढे हैं? वो पर्वतों के, मैदानों एवं गड्ढों के गड्ढे छाया दिखाई देते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को इनकी छाया से देखा जाए। पूर्णिमा के दिन इस छाया को, जो छाया होते हैं, पर्वत की छाया है, मैदानों एवं गड्ढों को स्पष्टतः देखा जा सकता है। अब देखिए, क्षुद्र ग्रह क्या होता है? तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। अभी मैंने आपको दिखाया कि मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में एक क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। ये भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये देखिए, ये जो पट्टी है, ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। किसके किसके मध्य है? बृहस्पति और मंगल ग्रह के मध्य में एक पट्टी है जिसको हम क्षुद्र ग्रह की पट्टी कहते हैं। तो क्षुद्र ग्रह की पट्टी, ये भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। अब देखते हैं उल्कापिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े उल्कापिंड कहलाते हैं। कभी कभी ये पृथ्वी पर आके गिर जाते हैं। जैसे राजस्थान, हम जानते हैं कि जो डायनासोर जिस तरह समाप्त हुए, वो किसके गिरने से हुए? उल्कापिंड के गिरने से डायनासोर समाप्त हो गए। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होते हैं। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरता है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं और उनको क्या कहते हैं? झील हम कहते हैं। जैसे महाराष्ट्र में एक झील बनी हुई है, उसको मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। महाराष्ट्र में एक झील बनी हुई है, उसको हम लोग उल्का कहते हैं कि ये उल्का पिंड के गिरने से बनी हुई है। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक और दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा मिल्की वे कहलाती है। यानी कि मिल्की वे किसे कहते हैं? खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर चौड़ी सफ़ेद आकाश की पट्टी एक चमकदार रास्ते को दिखाते हुए यह लाखों तारों का समूह होते हैं। यानी तारों के जो समूह होते हैं उनकी पट्टी को क्या कहते हैं? आकाश गंगा कहते हैं। हमारा सौरमंडल हमारा सौरमंडल किस आकाश गंगा का भाग है? मिल्की वे। हमारा आकाश गंगा का नाम क्या है? हमारी आकाश गंगा मिल्की वे, जिसका भाग हमारा सौरमंडल है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारों और बादलों गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार लाखों
आकाश गंगाओं से मिलकर ब्रह्मांड बनता है। यानी कि लाखों आकाश गंगाओं से मिलकर ब्रह्मांड बनता है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है कि कितना बड़ा ब्रह्मांड होता होगा। जब हमारा सौरमंडल ही इतना बड़ा है तो ब्रह्मांड कितना बड़ा होता होगा। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? ये देखिए, ब्रह्मांड के साथ संबंध बताएगा। यानी कि सबसे बड़ा क्या होता है? ब्रह्मांड होता है। ब्रह्मांड के अंदर कई आकाश गंगाएं, यानी कि लाखों आकाश गंगाएं ब्रह्मांड के अंदर होती हैं, ब्रह्मांड के अंदर होती हैं। और एक आकाश गंगा के अंदर लाखों सौरमंडल होते हैं, और सौरमंडल के अंदर ग्रह होते हैं। तो हम समझ चुके हैं, आज पहला चैप्टर खत्म हो गया। आइए हम कुछ क्वेश्चन आंसर पे देखते हैं। तो ग्रह और तारे में क्या अंतर है? तो आप जानते हैं कि ग्रह क्या होता है? ग्रह के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, अपनी ऊष्मा नहीं होती है। और तारे के पास क्या होता है? अपना प्रकाश भी होता है और अपनी ऊष्मा भी होती है। ग्रह क्या होते हैं? वो तारों का चक्कर लगाते हैं, ठीक। और तारे जो क्या होते हैं? एक जगह स्थिर होते हैं, ठीक। सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? सौरमंडल क्या होता है? ये मैंने आपको बताया। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों का नाम लिखें। तो सूर्य से दूरी के अनुसार तो बुध हो गया, फिर मंगल हो गया, फिर बुध हो गया, शुक्र हो गया, फिर पृथ्वी हो गया, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ऐसे हो गया। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ जीवन संभव है, इसलिए पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहा जा सकता है। हम हमेशा चंद्रमा की ओर एक भाग को क्यों देख पाते हैं? यानी कि चंद्रमा का एक भाग ही क्यों देख पाते हैं? क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का जो पूरा चक्कर लगाता है वो 27 दिन में लगाता है, और अपने अक्ष पर भी 27 दिन में घूमता है। इसीलिए हम चंद्रमा का एक ही भाग देख पाते हैं। ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड क्या कई लाखों आकाश गंगाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। सूर्य का तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? सूर्य का तीसरा सबसे नजदीक का ग्रह पृथ्वी है। इसी प्रकार आगे देखते हैं कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार पथ में चक्कर लगाते हैं? तो हमने बताया सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाते हैं, जिन्हें हम कक्षा कहते हैं। ध्रुव तारे को किस दिशा का ज्ञान होता है? ध्रुव तारे से उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। क्षुद्र ग्रह किन किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह किसके? आपके मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। खाली स्थान भरें। अब खाली स्थान आप सभी भर लेंगे। अब यहाँ पे कुछ करने सौरमंडल का एक चार्ट तैयार करने के लिए दिया है। तो आज हम सभी पहले चैप्टर के बारे में समझे हैं। अब आगे हम सभी दूसरे चैप्टर के बारे में समझेंगे। आप लोग इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करने का प्रयास करें। नमस्कार दोस्तों।